हे दोस्तों, क्या आपने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी है? वही मूवी जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को बिल्ड करा। ना अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा विंकलवॉस ट्विंस, जिन्होंने फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक के ओरिजिनल आइडिया को उनसे चुराने के लिए ईयर 2004 में स्यू कर दिया था, मतलब केस कर दिया था उनके ऊपर। जिसके बाद ईयर 2008 में विंकलवॉस ट्विंस ने मार्क ज़करबर्ग के साथ एक लीगल सेटलमेंट साइन करा, जिसके बदले मार्क ज़करबर्ग ने उन्हें 45 मिलियंस के फेसबुक के शेयर्स दिए और 20 मिलियन कैश भी दिया। और कुछ सालों बाद ही इसी पैसे का यूज करके उन्होंने 2012 में क्रिप्टो करेंसी की डिजिटल रेवोल्यूशन में इन्वेस्ट करा, $10 मिलियन के बिटकॉइंस को खरीद लिया। जिसके बाद वो क्लेम करते हैं कि उन लोगों ने टोटल बिटकॉइन जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था उसका पूरा टोटल 1% को ओन कर लिया था ना। उस टाइम पे जो बिटकॉइन का प्राइस था ना, वो अराउंड $120 था। जिसके बाद ईयर 2017 में जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अराउंड $20,000 हो गया था, तब विंकलवॉस ट्विंस वर्ल्ड के सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बिलियनर्स बन गए थे, जहां फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग दोनों की वेल्थ मिलाकर 6 बिलियन से भी ज्यादा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड कई सारे बिजनेस को बिल्ड करा। उन्होंने जेमिनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लॉन्च करा और एनएफटीज को भी बाय और सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट मिला। बट उनकी सबसे ज्यादा जो वेल्थ थी ना, वो अभी भी बिटकॉइन में ही स्टोर है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने $10 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे, और वो भी उस टाइम पे जब उसकी वैल्यू $120 थी। जबकि आज अगर आप बिटकॉइन की प्राइस को देखोगे तो वो अराउंड $50,000 है। अब आप ही कैलकुलेट करके बताओ कमेंट में कि उनके पास कितने पैसे हो गए होंगे। अब देखिए, जो मैंने बताया ना आपको, ये एक ट्रू स्टोरी है जहां बिटकॉइन से बिलियनर्स क्रिएट हुए। और ये बस अकेली स्टोरी नहीं है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का यूज करके कई लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ को जनरेट करा है। और ऐसे लोगों के बारे में सुनकर ही, उनकी स्टोरी जानकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, ये सोचकर कि वो भी कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में मिलियनर्स या बिलियनर्स बन सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में आके, जैसे इन स्टोरीज में बाकी लोग बने हैं। बट मैक्सिमम लोग ये चीज नहीं समझते हैं कि ये जो स्टोरीज हम सुनते हैं ना, वो हमें इसलिए ही सुनने मिलती है बिकॉज वो चीज बहुत रेयर होती है, खास होती है, जो सुनने में बहुत मजा आती है, इसलिए ज्यादा लोग उसे शेयर करते हैं। बट सच तो ये है ना कि जो मार्केट है उसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इनफैक्ट ये जो स्टोरीज के लोग हैं, उन्होंने भी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया होगा कि वो लोग इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। हाँ, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग फंडामेंटल्स होते हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स की जानकारी होती है, प्लस इसके साथ साथ लेकिन उनके पास बहुत सारा लक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसी टाइम पे जब आपने विंकलवॉस की स्टोरी सुनी होती, ईयर 2017 में जब इसकी बहुत सारी न्यूज फैली हुई थी, इन बातों से इंस्पायर होके ये सोचकर कि आप भी कुछ ही महीनों या सालों में मिलियनर्स बिलियनर्स बन जाओगे, तब आपने बिटकॉइन अगर खरीद लिए होते बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके, तब उसकी प्राइस अराउंड $20,000 हो गई थी, तो क्या हुआ होता आपके पैसों के साथ? 2017 के एंड होते होते उसका प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया था। और ये चीज मुझे भी याद है बिकॉज तब मैंने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे और मैंने अपने बिटकॉइंस बेच भी दिए थे हाई रेट में, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे खरीद लिया था ये सोच के कि अभी इसका प्राइस और बहुत बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिर हुआ क्या, 2018 तक बिटकॉइन का प्राइस $3,000 पे आके गिर चुका था। जिसके बाद कई सारे लोग बहुत पैनिक हो गए, उन्हें लगा कि यार ये तो पूरा बिटकॉइन डूब जाएगा और इसमें पैसे उनके बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए उस सस्ते में ही बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को बेच भी दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 में बिटकॉइन का प्राइस मैक्सिमम $11,000 तक भी गया। कई सारे इन्वेस्टर्स ने ये टाइम पे सोचा कि यार बहुत हाई गया है, अभी बेच देते हैं, वापस से बिटकॉइन का प्राइस गिर जाएगा। तब बहुत से लोगों ने बेचा। फिर 20,000 पहुंच गया, तब भी बहुत सारे लोगों ने बेच दिया कि यार जितने भी पैसे गए थे वापस निकल जाए हम लोग के पैसे। तो जैसे ही 20,000 हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 3 साल उनके पैसे फंसे रहे। ऐसे ही कुछ सालों तक बिटकॉइन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, इनफैक्ट कम ही हुए बहुत बार। लेकिन फिर दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक बिटकॉइन के प्राइस में 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखी। जहां 2020 के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस $20,000 था, वहीं 2021 के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस $50,000 तक पहुंच गया। ऐसे ही देखो, हम लोग जब इमोशनल होके न्यूज सुनी सुनाई बातों में आके जल्दी अमीर बन जाएंगे ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी बहुत बार पैसे डूबते भी है लोगों के, और कुछ टाइम पैसे लोग कमा भी लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वॉरेन बफेट 2 इंपॉर्टेंट रूल्स बोलते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, चाहे बात कोई भी हो। रूल नंबर 1 ये है कि नेवर लूज योर मनी, और उसके साथ रूल नंबर 2 ये है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। बट क्वेश्चन यही है कि इस चीज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में, कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे पैसे डूबे ना। तो यही हम सीखने वाले हैं आने वाले पॉइंट्स में। स्पेशली पॉइंट नंबर 3 आपको जरूर समझना चाहिए, बिकॉज मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो बोलता है डोंट ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। देखो, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। देखो, ऐसा कई बार होता है ना, मार्केट में, डीमार्ट में कई बार बहुत अच्छी सेल लगती है। मैंने खुद देखा है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो लोग जाते हैं मार्केट में, उन्हें कुछ चीजें खरीदनी रहती है, वो जाते हैं, उन चीज़ों को खरीदने के बजाय कई बार उन्हें जब डिस्काउंट दिखता है, बहुत अच्छी बड़ी सेल लगी हुई दिखती है, तो वो उन सारी चीज़ों को भी खरीदने लग जाते हैं
जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो खरीदेंगे ना। वो चीज़ वो लोग डिस्काउंट में कई बार वो खरीद लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार मैंने तो इतने पैसे अपने बचा लिए। बट सच तो ये होता है ना कि उन्होंने पैसे बचाए नहीं है, बल्कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे गवाए हैं। बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, उन्हें वो चीज़ खरीदना ही नहीं था। और एक बहुत अच्छी मार्केटिंग टेक्निक है जिसका बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है आपके पैसे आपसे निकालने के लिए। और कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आप एकदम डिस्काउंट में खरीदते हो ना, वो आप खरीद भी लेते हो, लेकिन फिर उस चीज़ का कभी यूज़ में नहीं आता है। और अगर आप करते भी हो यूज़, तो ज़बरदस्ती यूज़ करते हो, बिकॉज पहले आपको उसकी ज़रूरत थी ही नहीं या वो काम की ही नहीं थी। कई बार लोग है ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ सस्ते में मिल रही है तो खरीद लो। बट कई बार वो सस्ते में मिलने वाली कंपनीज का कोई फ्यूचर नहीं होता है, वो एक्चुअल में इतने काम की नहीं होती है। और यही चीज़ वॉरेन बफेट समझा रहे हैं कि अगर आपको अच्छी कंपनीज मिल रही है, फेयर प्राइस में मिल रही है, तो आप उसको खरीद लो। लेकिन अगर कोई बुरी कंपनी, नॉर्मल सी कंपनी है और जस्ट बिकॉज वो बहुत सस्ते में मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कंपनीज को खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तब व्हाट्सएप ऑलरेडी 138 मिलियंस के लॉस में था। उस समय व्हाट्सएप की बिडिंग की प्राइस $16 बिलियन की चल रही थी। लेकिन फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ये जानते थे कि व्हाट्सएप की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में उनको बहुत काम में आएगी, उसके बहुत ज़्यादा यूज़र बढ़ने वाले हैं और फ्यूचर बहुत ब्राइट है उसका। इसलिए उन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को $19.3 बिलियन में खरीद लिया। वो टाइम पे व्हाट्सएप में सिर्फ 500 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन स्टिल उन्होंने 3.9 बिलियन उन लोगों को दिए जो व्हाट्सएप के लिए काम कर रहे थे। इसका रिजल्ट अब क्या है कि आज व्हाट्सएप के टोटल 2 बिलियन यूजर्स है। और इस डील के बाद व्हाट्सएप का ईयर 2020 का जो टोटल रेवेन्यू था ना, वही $5.5 बिलियन का था। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता है कि मार्क जकरबर्ग काफी समझदार इंसान है, जिन्हें पता है कि अगर अच्छी कंपनी है तो उसे फेयर प्राइस में खरीदना समझदारी है, कंपेयर टू कोई भी ऐसी कंपनी खरीद लेने के लिए जो बस डिस्काउंट में मिल रही है। देखो मार्केट जब भी क्रैश होता है ना, तो बहुत सारे बिजनेसेस डिस्काउंट में मिल रहे होते हैं, लेकिन वो टाइम पे भी आपको उन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जिनकी वैल्यू आपको लगता है हाँ फ्यूचर में सच में आगे बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2, स्पेक्यूलेटिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का जो सबसे बड़ा लेसन है वो यही है कि आपको स्पेक्यूलेट नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन दोनों चीजों में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। देखो ऑलमोस्ट सभी एवरेज लोग जो होते हैं ना, वो लोग कभी भी ना इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो लोग किसी भी तरीके से लॉजिकली या इलॉजिकली ये प्रूफ कर देते हैं कि वो जो सोच रहे हैं ना वो फ्यूचर में होगा, और उसके पीछे कोई रिसर्च या स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बल्कि वो बस अपने दिमाग से ही चीजें बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक न्यूज बहुत चल रही है कि एप्पल का ना एक बहुत न्यू प्रोडक्ट आने वाला है जो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट है, और आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा हिट होगा, सबके पास वो चीज होगी ना। इस चीज से एप्पल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि ये न्यूज बहुत जगह अलग अलग फैल गई होती है, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग एप्पल के शेयर्स को खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एप्पल का शेयर प्राइस इंक्रीज होने लगता है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं कि यार देखो मैंने बोला था ना कि एप्पल का शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद समझ में आता है कि ये जो न्यूज थी ना वो फेक थी, सही नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो लोग ये गलत रूमर के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो लोग अपने पैसे निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से वो शेयर का प्राइस गिरना चालू हो जाता है। बेसिकली लोगों का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो ये पूरी चीज़ जो हुई है वो सिर्फ मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से हुई है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। बल्कि जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग स्पेकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टिंग करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो आपको पॉइंट नंबर 3 में पता चलेगी, रिसर्च इनफ। देखो इन्वेस्टर फिलिप फिशर कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। सिमिलरली ऑथर डेविड सोलियोमी के अकॉर्डिंग, जब भी आप किसी कंपनी में कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस कंपनी को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। यहाँ 2 तरीके के पाइप्स लगे हुए हैं। कुछ है इनपुट पाइप्स, जहां से उस कंपनी की सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स अटैच्ड होती है, जहां से कंपनी के पास पैसे आते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके, बैंक से लोन लेकर या इक्विटी शेयर्स के रूप में, जहां बेसिकली पब्लिक कंपनी के शेयर्स बाय करती है। ये हो गया एक तरीका। और दूसरी चीज है आउटपुट पाइप्स। यहाँ पे कंपनी के सारे एक्सपेंसेस फ्लो होते हैं, कंपनी को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा जा रहा है, एम्प्लॉयज की सैलरी, सारे खर्चे, मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा ना। इस बॉक्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए आप कंपनी के प्रॉफिट्स पर इजीली फोकस कर सकते हो। प्रॉफिट्स को एनालाइज करने के आपको इन 3 फैक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। कंपनी का रिटर्न इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना स्ट्रांग है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि इस कंपनी से आपको पर शेयर कितना आरओआई मिल सकता है। सेकेंड है शेयर बायबैक्स। शेयर बायबैक्स का मतलब होता है कि कंपनी खुद के स्टॉक्स बाय करके पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स को कितना लिमिट कर देती है, और ऐसा करने से कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। थर्ड, रिटेन्ड अर्निंग। ये वो अर्निंग्स होती है जो कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए कंपनी के कैपिटल फंड में सेव कर देती है। पॉइंट नंबर 4, ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। दोस्तों क्या आप जानते हो इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बिलियनर कौन है? वेल वो है जे वॉकर, जिन्होंने ईयर 2000 की शुरुआत में ही प्राइस लाइन को लॉन्च करा था, जिससे कि उनकी नेटवर्थ एक साल में ही $1.8 बिलियन की हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है ना, उनको अपने पहले $1 बिलियन अर्न करने के लिए 55 साल लग गए थे। पर बात देखो ये है ना,
जे वॉकर की जो वेल्थ थी वो सस्टेनेबल नहीं थी, क्योंकि एक ना एक दिन .com जो बबल था वो बस्ट होना ही था। इसलिए जब बबल बस्ट हुआ तो एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2000 कुछ ही महीनों में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या हो गए, सिर्फ 333 मिलियंस रह गए थे। वहीं लेकिन वॉरेन बफेट जो थे ना, वो पहले भी दुनिया के टॉप रिचेस्ट क्लब में आते थे, आज भी है और आने वाले कई साल तक रहेंगे ही। देखो, स्टॉक से पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा तब तक आप पैसे के कंपाउंड इफेक्ट, जिसे एट्थ वंडर भी बोला जाता है, उसे नहीं छू पाओगे। जो भी जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वो लोग यूजुअली अपने पैसे डुबा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो लोग सोच रखते हैं वही लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करके बहुत ज्यादा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाते हैं, जैसा वॉरेन बफेट ने किया। इसीलिए आप भी क्या करो कि मार्केट के इमोशन से दूर रहो। जैसा मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल में बताया बिटकॉइन के, आप भी अगर ये रेस में लगे होते कि अभी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, ये साल खरीदो, ये साल बेच दो, इतना ज्यादा सोच रहे होते तो आपको भी इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता, आपका लॉस हो जाता है इनफैक्ट। लेकिन अगर बस सिर्फ बिटकॉइन खरीद के आप छोड़ दिए होते तो आज बिटकॉइन की कीमत आप जानते हो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है लॉन्ग टर्म में। इसीलिए आप भी मार्केट के इमोशन से दूर रहकर, लॉस होने के डर से दूर रहकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोचो। गेट रिच क्विक वाली मेंटालिटी मत रखो। लास्ट पॉइंट नंबर 5, सेविंग मनी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आज के टाइम पे भी लोगों को ये कन्विंस करना जरूरी है कि उन्हें पैसे सेव करने चाहिए? वेल, इसका आंसर है ऑब्वियसली हाँ, और बहुत जरूरी है। तो जब भी लोग है ना एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम कमाने लगते हैं तो वो लोग 3 कैटेगरीज में आने लगते हैं। पहले, जो सेव करते हैं। सेकंड, जिन्हें जिन्हें पता है सेव करना चाहिए बट वो लोग सेव कर नहीं पाते हैं। और थर्ड होते हैं जिन्हें लगता ही नहीं है कि उन्हें सेव करने की जरूरत भी है। बट देखो, ऑथर बताते हैं ना कि वेल्थ को बिल्ड करने में बहुत बार आपकी इनकम मैटर नहीं करती है, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कि आप कितना सेव कर रहे हो अपनी इनकम में से। आप ही एक एग्जांपल सोचो, समझो एक तरफ है एक आदमी जो 50,000 रुपए कमाता है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक आदमी है 1 लाख रुपए कमाता है। आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा अमीर बनेगा? आपको यूजुअली लगेगा कि वो 1 लाख वाला इंसान ज्यादा अमीर बनेगा, बट हो सकता है वो 50,000 वाला इंसान ज्यादा अमीर बने। क्यों? क्योंकि जो 50,000 वाला इंसान है ना, वो क्या कर रहा है कि 50,000 में से 50% अपनी इनकम जो है उसको सेव कर रहा है, उसे इन्वेस्ट कर रहा है। जबकि वही जो 1 लाख रुपए वाला इंसान है वो अपनी पूरी इनकम जो भी कमाता है सारी चीज खर्च कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो बैंक बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, सब जीरो होते हैं। लेकिन वही जो 50,000 वाला इंसान होता है वो क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा होता है, इससे धीरे धीरे उसके एसेट्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और वो अमीर बन जाता है लॉन्ग टर्म में। देखो, कई बार आप जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना तो आपके हाथ में ये नहीं रहेगा कि आपको कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ पे आपका हमेशा कंट्रोल रहेगा वो है आपकी इनकम, आपकी सेविंग, आपकी वेल्थ जनरेट करने की पावर। और ऑथर बोलते हैं जितना आप इस चीज़ पे फोकस करोगे, जितना आप वेल्थ जनरेशन और सेव करने पे फोकस करोगे, उतना आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। और सेव करने के बाद भी आपके पास 2 चॉइसेस होती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि सेव करने के बाद भी वो लोग अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ चीज़ों में। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उन्हें चीज़ करने में मैं आपकी जरूर हेल्प करते रहूंगा, ऐसे ही वीडियोस लाके जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगे। इनफैक्ट आप क्या चाहते हो मैं कौन से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, आप कमेंट करके जरूर बताओ। लाइक करें अगर आपको बातें काम की लगी हो तो।